गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। इससे जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें हमने पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कवर कर लिया था। अब हमारे सिर्फ दो छोटे छोटे टॉपिक जो है वो रहते हैं। एक है आपका ADR ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और दूसरा है आपका ट्रिब्यूनल्स। तो दोनों टॉपिक्स आज ही की क्लास में हम फिनिश करेंगे और उसके बाद जो है आपकी जुडिशरी का से रिलेटेड जितना भी जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो है दो क्लासेस आपकी मेंस आंसर राइटिंग की आएंगी, जिनके क्वेश्चन जो है मैं पिछली क्लासेस में आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। तो उसकी जो क्लासेस जो है, जो नेक्स्ट 2 क्लासेस आएंगी वो मेंस आंसर राइटिंग की होंगी। आज की क्लास में हम जो है ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल, जिसको ADR भी कहा जाता है, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका ADR होता है, इसमें बेसिकली आपसे जो सवाल जो आपसे आ सकते हैं वो मेन से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। लेकिन ADR में कुछ छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपके ग्राम न्यायालय हो गए या फिर आपके फैमिली कोर्ट्स हो गए, उनके रिगार्डिंग कभी आपसे जो प्री में, अदरवाइज इतने चांसेस जो है वो बनते नहीं है, लेकिन कभी जो है आपसे प्री में उसके बारे में सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो वही जो है वो हम आज की क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ADR जो होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ADR जो होता है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है आपकी नेगोशिएशन की, नेगो TIA, NEGOTIA नेगोशिएशन। सेकेंड स्टेज जो होती है इसकी आपकी वो होती है मीडिएशन की। थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है आपकी कंसिलिएशन। फोर्थ स्टेज होती है आपकी आर्बिट्रेशन। तो ये ADR मैकेनिज्म जो है ये बेसिकली इस वजह से सेटअप किया गया था कि जो हमारे जो पेंडिंग केसेस जो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत ज्यादा है, तो उनका जो है स्पीडी ट्रायल्स जो हैं ऐसे केसेस के जिनको जो है आपका यहाँ पे क्या कहते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है। जो छोटे केसेस हैं उनको जो है ADR जो आपका मैकेनिज्म जो है इसी के थ्रू जो है इसको सॉल्व कर दिया जाता है। तो इसके अंदर वेरियस जो आपकी चीजें आती हैं, जैसे आपका नालसा एक्ट हो गया या फैमिली एक्ट हो गया, सॉरी फैमिली कोर्ट्स हो गए या फिर आपके ग्राम न्यायालय हो गए, वो सारे जो होते हैं वो इसमें आते हैं। और इनका जो फैसला जो होता है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। कुछ इसमें केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अपील करने की आपको जो है वो इजाजत होती है, या वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हो सकता है, सॉरी हाई कोर्ट हो सकता है या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हो सकता है। वो किस किस केस में होगा वो आपको जैसे जैसे हम वो टॉपिक्स जो हैं सब टॉपिक्स इसके वो कवर करेंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये ADR जो है इनको एस्टेब्लिश करने का जो मेन मकसद जो था वो ये था कि स्पीडी ट्रायल्स जो है वो लोगों को वो प्रोवाइड करवाने हैं। अब इसके 4 मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो इन चारों मैकेनिज्म, ये चारों मैकेनिज्म आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रह जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, कि ये चारों पॉइंट जो है, ये 4 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है ADR जब भी आपको समझाना होगा मेंस में। तो उसको किस तरीके से आपको समझाना है कि मैं आपको एक हाइपोथेटिकल जो है वो एग्जांपल लेके चलता हूं कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ठीक है, इनकी हो गई आपस में लड़ाई। ठीक है, तो इनकी जब लड़ाई हो गई तो इन्होंने क्या किया, पहले तो आपस में बात करते रहे, आपस में किसी भी मुद्दे को लेके इनकी लड़ाई होगी। इनकी लड़ाइयां जनरली मान लो इस वजह से होगी कि हाँ रात को हमें बात करनी थी और तू जो था वो जल्दी सो गया। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो ये इसको समझाने लगे कि मैं दिन का थका हुआ था, ये वो, तो इस वजह से मैं सो गया। ठीक है, मैं अपने ऑफिस में था या ये वो, जो भी इनकी बातें जो थी आपस में इनकी लड़ाई होगी। पहले इन्होंने क्या किया, जब इनकी लड़ाई हुई तो इन्होंने आपस में बातचीत करके आपस में लड़ाई सुलझाने की कोशिश की। ठीक है, तो जब दो पार्टीज, ये आपकी फर्स्ट पार्टी है और ये सेकंड पार्टी है। ठीक है, जब दो पार्टीज आपस में बातचीत करके मसला जो है उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं उसको कहा जाता है नेगोशिएशन। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट पार्टी प्लस सेकंड पार्टी। जब ये दोनों आपस में बातचीत करके मसला जो है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे उस चीज को कहा जाएगा नेगोशिएशन। ठीक है, तो जब ये आपस में बातचीत कर रहे थे, ठीक है, तो वो बातचीत सुलझने की जगह और बिगड़ गई। ठीक है, और वो बातचीत इतनी बिगड़ गई कि गर्लफ्रेंड ने कह दिया कि मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ठीक है, अब क्या होगा, बॉयफ्रेंड ने क्या किया, अब कोई तीसरा बंदा ये लेके आएंगे। ठीक है, और वो जनरली कौन होता है, लड़की की बेस्ट फ्रेंड। ठीक है,
तो ये तीसरा बंदा इन्होंने थर्ड पार्टी जो थी उसको इन्वॉल्व किया, ठीक है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे दोनों के बीच में बातचीत जो है वो करवाने की कोशिश करेगी। थर्ड पार्टी ने क्या किया, थर्ड पार्टी में जब थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व हुई तो उसने क्या किया, सेपरेटली दोनों की बात सुनी, ठीक है। थर्ड पार्टी ने क्या किया, पहले अपनी जो इसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसकी बात सुनी, ठीक है। देन इसने क्या किया, ये जो बॉयफ्रेंड था इसका पक्ष सुना कि इसको जो है क्या मतलब तुम्हारे बीच में जो लड़ाई शुरू हुई है उनके बीच में जो मुद्दा जो था वो असल में क्या था, ठीक है। तो उस चीज को कहा जाता है आपका मीडिएशन, कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो होती है वो असिस्ट करती है जो मुद्दा जो होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, एंड मेनली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर टू रीच द सेटलमेंट, और इनके बीच में सेटलमेंट हो जाए तो उसके फैसिलिटेटर का ये काम करती है, ठीक है। दोनों की बातें सुनी इसने। देन थर्ड में क्या हुआ, सॉरी यहां पे जब तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व किया तो वो चीज कहलाएगी मीडिएशन। अब इसने क्या किया, दोनों की सेपरेटली बातें सुनी, यहां कहां पे, कंसिलिएशन में, ठीक है। तो इसने दोनों को सेपरेटली जाके इससे मिली, पहले गर्लफ्रेंड से मिली, देन इससे बॉयफ्रेंड से मिली, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में क्या होता है, इट इज एन एडीआर मेथड इन विच एन एक्सपर्ट और थर्ड पार्टी मीट्स द पार्टी सेपरेटली, ठीक है। तो दोनों पार्टीज को ये यहाँ पे कंसिलिएशन में क्या होता है, सेपरेटली ये दोनों पार्टीज को मिलती है और उनके बीच का जो डिफरेंस जो होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है कौन, थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है आपकी यहाँ पे। अब चौथे में क्या होगा कि इसने दोनों के पक्ष सुन लिए, ठीक है। इसने बोला कि देखो मेरे से मसला जो है वो हल नहीं हो रहा, तो इसने क्या किया, एक और बंदा बुलाया जो कि था इसका बॉयफ्रेंड, ठीक है। इसने बोला कि हम एक ऐसा करते हैं, हम एक न्यूट्रल बंदा जो है वो लेके आते हैं, तो उससे जो है वो बात सुनते हैं, उसको सारे मुद्दे जो है वो बताते हैं, देन देखते हैं कि वो जो है क्या होगा, ठीक है। तो इसका बॉयफ्रेंड आया, इसने बोला कि देखो मैंने दोनों की बातें सुन ली है, लेकिन जो मैं फैसला सुनाऊंगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद में ना ये कुछ बोलेगी कि नहीं इसने ये नहीं किया, ना ये कुछ बोलेगा कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, जो भी था मतलब मैं जो हूं मैं बेकसूर हूं, ठीक है। जो मेरा फैसला होगा, जो भाई ने बोल दिया वही होगा, ठीक है। मेरा क्या कहते हैं, मेरा फैसला जो होगा वो अंतिम फैसला होगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन में क्या होगा, ये दोनों की बातें जो है ये सुनेगा, ठीक है, दोनों का पक्ष जो है वो सुनेगा और देन फाइनली ये फैसला जो है वो सुनाएगा, और फाइनली ये जो बॉयफ्रेंड होगा उसको सॉरी बोलनी पड़ेगी, और जो है जो भी इसका फैसला होगा, बेसिकली फैसला यही होगा कि हाँ इसको सॉरी बोलनी पड़ेगी, तो जो भी इसका फैसला होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। यही है सारा आपका एडीआर मैकेनिज्म, ठीक है। अब इस एडीआर मैकेनिज्म ये जो है ये सबसे पहले एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्योंकि हमारा जो है हमारा ये है डीपीएसपी है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A जो है ये इस चीज की बात करता है कि फ्री लीगल एड एंड एडवाइस जो है वो मिलनी चाहिए जो पुअर है या फिर वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है। तो इन्होंने वल्नरेबल सेक्शन में किस किस को डाला, विमेन जो थी उनको वल्नरेबल सेक्शन में डाला कि उनको भी जो है इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वल्नरेबल सेक्शन था उसमें विमेन थी, आपके चिल्ड्रन थे, सेक्स वर्कर्स थे, ठीक है, या फिर ऐसे लोग थे जिनकी इनकम जो है वो 1 लाख से कम हो एनुअल इनकम, या फिर ऐसे लोग थे जो आपके ये जो नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं उनसे पीड़ित हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को वल्नरेबल सेक्शन की कैटेगरी में रखा गया। अब यहां पे ये बोला गया जो हमारा डीपीएसपी है कि आर्टिकल 39 क्लॉज ए के तहत, सॉरी आर्टिकल 39A के तहत जो है इनको फ्री लीगल एड एंड एडवाइस जो है वो मिलनी चाहिए। ये कहां पे कह दिया गया था, हमारे डीपीएसपी में। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार क्या लेके आई, सरकार ने आपका जो ईयर जो है 1987 में ये जो है एक नालसा एक्ट जो है वो लेके आई, ठीक है। नालसा एक्ट था आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नालसा एक्ट 1987। तो 1987 में ये एक्ट जो है ये लेके आई, उसमें ये जो है ये आपकी वल्नरेबल कैटेगरी इसको डिफाइन किया गया कि ये लोग जो है वल्नरेबल कैटेगरी में रखे जाएंगे और इनको जो है फ्री लीगल एड एंड एडवाइस जो है वो दी जाएगी। अगर इनके खिलाफ कोई केस होता है या ये कोई केस जो है किसी के ऊपर करना चाहते हैं तो इनको फ्री में जो है एक लॉयर जो है, एक एडवोकेट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ में इनका इनसे रिलेटेड कोई भी मैटर आता है, जैसे आप कोर्ट में जाते हो तो वहां पे कोर्ट फीस लगती है या फिर कोई एफिडेविट देना होता है तो उसके लिए फीस जो है वो आपसे चार्ज की जाती है, तो वो सारी फीस जो है वो इस वल्नरेबल सेक्शन से चार्ज जो है वो नहीं की जाएगी। ये सारी बातें कह दी गई आपकी नालसा एक्ट 1987 में।
साथ ही साथ ये बात भी कह दी गई कि एक लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी सेंटर में, और ये जो आपकी लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होगी, लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको इसी एक्ट के तहत जो है इस्टेब्लिश किया गया। और ये बोला गया कि ये लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होगी ये कौन इस्टेब्लिश करेगी, आपकी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने इसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो निकाल दिया 1987 में, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन में आपका कब आया, 1995, नवंबर 1995 में वो जो है क्या कहते हैं एक्शन में ये आया आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। साथ ही साथ ये बात भी कह दी गई कि जैसे सेंटर लेवल पे एक ये होगी लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी, वैसे ही आपकी स्टेट लेवल पे भी जो होगी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होगी वो इस्टेब्लिश की जाएगी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, ये कहां पे इस्टेब्लिश की जाएगी, स्टेट लेवल पे, विद द हेल्प ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, और इसमें हाई कोर्ट की कंसल्टेशन जो है वो ली जाएगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होगी उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसको ताल्लुक लेवल जो है वो कहा जाएगा, ताल्लुक लेवल पे। ठीक है, और वो सारा वो भी जो होगा उसी के साथ साथ ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी उसी के साथ साथ ताल्लुक लीगल सर्विस कमेटी भी बनाई जाएगी, ताल्लुक लीगल सर्विस कमेटी। ये सारी बातें जो है ये किसके तहत की गई, नालसा एक्ट 1987 के तहत। और नालसा एक्ट एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्योंकि आर्टिकल 39A जो है डीपीएसपी वो ये कहता था कि वल्नरेबल सेक्शन जो है उसको फ्री लीगल एड एंड एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो सारी कहानी कहां से स्टार्ट होती है, एडीआर मैकेनिज्म की आर्टिकल 39A से। आर्टिकल 39A ने इस चीज की बात की, देन ये जो वेरियस मैकेनिज्म जो है ये नालसा एक्ट हो गया, ये इसी का मैकेनिज्म है। ठीक है, नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडीआर का मैकेनिज्म है। ठीक है, तो एडीआर एक आप कह सकते हो एक मैकेनिज्म है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट किन चीजों के थ्रू करवाया जाता है, नालसा एक्ट हो गया। ठीक है, या जो वेरियस ये आपकी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट हो गया, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई। ठीक है, देन आपकी ताल्लुक लीगल सर्विस अथॉरिटी जो थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे उनको इस्टेब्लिश करने की बात की गई। तो ये सारी चीजें जो है ये आती हैं आपकी नालसा एक्ट में। ठीक है, देन नालसा एक्ट के बाद जो है एक आपकी लोक अदालत जो थी उनको भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई, ताकि ये सारा जो है आपका एडीआर मैकेनिज्म जो है इसको लाया जा सके। ठीक है, देन आपकी बात की गई इसकी नालसा एक्ट के बाद आपकी बात की जाती है लोक अदालत की। ये पहला है आपका नालसा एक्ट, सेकंड है आपका लोक अदालत। लोक अदालत जो होती है ये जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी कोर्ट है। ठीक है, स्टैट्यूटरी कोर्ट और ये बॉडीज जो होती हैं वो होती है एक आपकी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो डायरेक्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के थ्रू ये बता दिया गया हो कि ये बॉडी जो है ये होनी चाहिए, जैसे आपकी आर्टिकल आई थिंक 280 के तहत जो आपका फाइनेंस कमीशन जो होता है वो बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल में श्योर नहीं हो, आर्टिकल चेक कर लेना, अदरवाइज आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हाँ। और जो हमारा प्रेसिडेंट है आर्टिकल 74, ठीक है, वो ये बात करते हैं कि प्रेसिडेंट जो होंगे देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 जो है वो बात करता है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिस चीज का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के साथ जो है मेंशन कर दिया जाए कि ये एक्ट बताता है कि ऐसी एक चीज होगी। ठीक है, ये चीज होगी और साथ में उस चीज का नाम भी जो है वो मेंशन कर दिया जाए, उस चीज को कह दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वहीं स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी वो बॉडी होती है जो हमारी पार्लियामेंट के द्वारा किसी एक्ट के साथ किसी एक्ट को लाके, ठीक है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, जैसे नालसा एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने। ठीक है, तो नालसा एक्ट के तहत क्या बनाया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो बनाई गई, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई। तो ये सारी अथॉरिटीज क्या होंगी, पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया नालसा एक्ट, उस एक्ट ने बात की कि ये अथॉरिटीज जो है ये होनी चाहिए, तो ये अथॉरिटीज जो होंगी ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज होंगी। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो आपकी लोक अदालत जो थी ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ठीक है,
तो ये कौन से एक्ट के तहत आई थी? ये भी आई थी आपकी लीगल, वही वाला एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। एक्ट का ईयर है 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ठीक है। तो इसी के तहत जो है ये आपकी लोक अदालत जो थी ये बनाएगी। पहली लोक अदालत जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी गुजरात में। गुजरात में पहली लोक अदालत जो है वो बन गई थी 1982 में, ठीक है। वो लोक अदालत जो थी वो इसके तहत नहीं बनी थी, वो अदरवाइज पहले जो है गुजरात में जो पहली लोक अदालत थी वो बन गई थी, ठीक है। तो बाकी जो लोक अदालत जो अभी बनती है वो इस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत जो है वो बनाई जाती है। अब लोक अदालत में जो है केसेस जो है वो कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के केसेस जो है वो आपके लोक अदालत में आते हैं। एक ऐसे केसेस जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हो, ठीक है। बेसिकली इसमें ऐसे केसेस आते हैं जिनके ऊपर जो है जो आपके क्या कहते हैं कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस जो होते हैं, या जिसको कहते हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं, वो वाले ऑफेंसेस जो है ये आपके इसमें आते हैं क्या कहते हैं लोक अदालत में, ठीक है। लोक अदालत, तो इसमें दो तरीके के केसेस जो है वो आते हैं। पहले ऐसे जो कि ऑलरेडी जिनके ऊपर जो है जो किसी भी कोर्ट के सामने जो मुद्दा जो है वो पेंडिंग पड़ा हो, ठीक है। मान लो जैसे हाई कोर्ट के सामने एक मुद्दा जो है वो पेंडिंग पड़ा है, लेकिन वो जो है जो उसके लिए जुर्म जो है या सजा जो है वो इतनी छोटी है। जैसे मान लो क्या हुआ कि दो पड़ोसी जो थे वो आपस में लड़ पड़े, क्योंकि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के जो पौधे जो थे उसके ऊपर जो है एक पड़ोसी ने मान लो बकरियां रखी हुई थी, दूसरा पड़ोसी जो था उसने क्या कहते हैं फूल वगैरह जो है वो लगाए हुए थे। तो एक पड़ोसी की बकरियों ने दूसरे पड़ोसी के फूलों को जो है वो खा लिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर केस कर दिया। तो ऐसे केसेस जो होते हैं, ऐसे छोटे मोटे केसेस, उनको जो है लोक अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक केसेस होते हैं वो। दूसरे कि ये केस जो था ये ऑलरेडी किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, ठीक है, सेशन कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो भी होता है, जो सिविल कोर्ट में आएगा ये, तो जो भी वो कोर्ट होता है, तो वो केस जो था वो इसमें चल रहा था। तो उस कोर्ट ने क्या किया, उसको लोक अदालत में शिफ्ट कर दिया कि आप जो है आप उसके ऊपर फैसला सुनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, कोई ऐसा केस था, ठीक है, मान लो सेम ऐसा केस था, अभी इसके ऊपर जो है पुलिस में केस जो था ये चला गया था, लेकिन अभी ये किसी भी ये जो अपनी प्री लिटिगेशन स्टेज में था, ठीक है, प्री लिटिगेशन स्टेज में था, मतलब इसके ऊपर केस जो था वो दर्ज हो गया था, लेकिन अभी सुनवाई जो है कोर्ट में वो नहीं हुई थी, ठीक है। तो ऐसे केसेस जो अपनी प्री लिटिगेशन स्टेज में हो, ये दो तरीके के केसेस जो हैं ये लोक अदालत में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि कौन कौन से केसेस जो है लोक अदालत में आएंगे, लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस होनी चाहिए कि कोई केस जो है वो लोक अदालत में कब आएगा, ठीक है। तो दो तरीके के केसेस जो है लोक अदालत में आ सकते हैं, लेकिन आएंगे कब? पहली कंडीशन ये है कि दोनों पार्टीज सहमत हो कि हमारा केस जो है वो आप बड़े कोर्ट में क्या कहते हैं उसकी सुनवाई बड़े कोर्ट में ना होके लोक अदालत में उसकी सुनवाई जो है वो हो जाए। तो दोनों पार्टीज, बोथ द पार्टीज शुड एग्री, बोथ पार्टीज शुड एग्री, दोनों पार्टीज को इसमें एग्री करना होगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन कौन सी है? दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों में से कोई एक पार्टी जो है वो ये बोल देगी, मतलब वो अपना केस जो है ये लोक अदालत में आके रजिस्टर करेगी, लेकिन सबसे पहले दोनों पार्टीज को एग्री करना होगा। जब दोनों पार्टीज एग्री कर जाएंगी तो दोनों में से कोई एक पार्टी लोक अदालत में आके अपना केस जो है वो डाल सकती है, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा? एनी पार्टी फ्रॉम द एग्रीड टू पार्टीज कैन फाइल, जो भी होता है यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे आपका फाइल होता है केस के, जो भी होता है, तो वो जब यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन जो है वो डाल देगी, अपनी अर्जी जो है यहाँ पे डाल देगी, तो वो केस जो है वो लोक अदालत में आ जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि वो जो इनका ऑफेंस होता है, जो इनका ऑफेंस होता है वो कंपाउंडेबल होना चाहिए, ठीक है, कंपाउंडेबल होना
होना चाहिए, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो है रेप के केसेस जो है वो यहाँ पे आ जाएं, या आपके मर्डर के केसेस जो है वो यहाँ पे आ जाएं, या फिर आपकी जिसमें जो है 14 साल की सजा जो है वो सुनानी चाहिए, ऐसे केसेस जो है वो यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे वो सारे केसेस जो है वो नहीं आते, छोटे मोटे केसेस जैसे मैंने एग्जांपल दिया वैसे केसेस जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो इन चीज को कहा जाता है लोक अदालत। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो स्टार मार्क करके आपको नोट ये करनी है कि एक बार लोक अदालत ने फैसला सुना दिया, उसका फैसला जो होगा वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। फाइनल एंड बाइंडिंग मतलब इसके बाद आप देश के किसी भी कोर्ट में ये केस जो है ये लेके नहीं जा सकते कि हमें यहाँ पे जो न्याय जो है वो नहीं मिला, तो इस वजह से हम जो है अपना केस जो है हाई कोर्ट में लेके जा रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जा रहे हैं, या आगे सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। वो चीज जो है वो नहीं होगी। एक बार लोक अदालत में फैसला केस आ गया, जो फैसला लोक अदालत ने सुना दिया वही फैसला जो होगा वो अंतिम फैसला होगा। ठीक है, तो वो जो बाहुबली में जो बाहुबली की माँ होती है वो कहती है मेरा फैसला ही है शासन। ठीक है, ऐसे कोई उनकी लाइन होती है। तो वही चीज यहां पे होती है कि इनका फैसला जो होता है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। ठीक है, उसके अलावा जो यहां पे फैसले होते हैं ये बाउंड नहीं होते आईपीसी या सीआरपीसी के साथ। ठीक है, मतलब यहां पे ये चीज नहीं देखी जाएगी कि इस चीज के लिए इतने साल की सजा सुनाई जानी चाहिए। मतलब प्रॉपर जो है आपके इंडियन पीनल कोड या आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उस कोड के अकॉर्डिंग सजा जो है वो नहीं दी जाएगी कि इसके अकॉर्डिंग इतनी सजा बनती है तो इतनी ही सजा देनी है। ठीक है, मतलब किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसके लिए कोई भी फैसला जो है, कोई रैंडम फैसला जो है वो सुनाया जा सकता है। ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ कौन सी आईपीसी की धारा जो है वो यहाँ पे लगेगी तो वही धारा लगा के वही सजा जो है वो यहाँ पे सुनाई जाएगी। ऐसी चीजें जो है वो लोक अदालत में नहीं होती। ठीक है, तो ये इनकी बाउंडेशन से परे होते हैं, आईपीसी और सीआरपीसी की बाउंडेशन से। ठीक है, देन लोक अदालत आपका खत्म हुआ। देन इसके बाद आते हैं फैमिली कोर्ट्स। सेकेंड टॉपिक था आपका लोक अदालत, फर्स्ट था आपका नालसा एक्ट और थर्ड है आपका फैमिली कोर्ट्स। फैमिली कोर्ट जो थे ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। ठीक है, तो ये जो आपके फैमिली कोर्ट्स जो है इनको एस्टैब्लिश किया जाता है फैमिली कोर्ट्स 1984 के तहत। और इनका एस्टैब्लिश ये जितना भी आपका एडीआर मैकेनिज्म में जितनी भी चीजें आएंगी उनमें एक चीज जो है एक पॉइंट कॉमन रहेगा, वो है स्पीडी ट्रायल। कि स्पीडी ट्रायल जो है वो हो सके, या ऐसे लोग जो हैं जो आपके गांव वगैरह में रहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि मतलब अपना गांव छोड़ के आपके डिस्ट्रिक्ट में जाएं, देन वहां पे जाके अपना फैसला वगैरह जो है वो सुने, और वो इतने लिटरेट भी जो है वो नहीं होते कि उनकी टेक्निकलिटीज जो है उन चीजों को समझ सकें। इस वजह से उन लोगों के लिए फैमिली कोर्ट्स हो गए या आपके ग्राम न्यायालय जो हो गए वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है ये कॉमन रहेंगे आपके इसमें कि स्पीडी ट्रायल हो गया या वो सब हो गया। ठीक है, वो सारा आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि क्या इनकी एडवांटेजेस हैं, क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आ गई। तो इनको एस्टैब्लिश करने का रीजन क्या था कि एक स्पीडी ट्रायल जो है वो हो सके। ठीक है, तो ये जो है ये जो आपके फैमिली कोर्ट जो है ये एस्टैब्लिश किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर स्टेट में फैमिली कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ जो है ये स्पीडी ये जो कोर्ट जो है इनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और जनरली यहाँ पे ये जो आपके इन कोर्ट्स में जो ये बैठते हैं आपके जो फैसले वगैरह सुनाते हैं ये आपके यही होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इवन पीसीएस ऑफिसर जो होते हैं वो भी यहाँ पे फैसले जो है वो सुना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई मामले जिस तरीके के मसले मैंने आपको बताया कि यहाँ उसका घास खा लिया उसने, तो इस तरीके के मसले जो है वो यहाँ पे आते हैं। जैसे फैमिली की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दो लोग जो है वो क्या कहते हैं परिवार जो है उनकी आपस में लड़ाई हो गई, छोटी छोटी बातों को लेके इनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो वो सारे मसले जो है ये आपके फैमिली कोर्ट्स या आपके ये जो हो गए लोक अदालत जो होती हैं यहाँ पे ऐसे केसेस जो है वो आते हैं कि क्या कहते हैं हस्बैंड वहां पे आया था, क्या कहते हैं
घर आया था तो उसको जो है उसने अपनी बीवी को बोला कि मुझे ये सब्जी गर्म कर दो, उसने सब्जी नहीं गर्म की, उसने उसको थप्पड़ मार दिया। तो ऐसे जो है इस तरीके के केसेस जो हैं ये आपके यहाँ पे आते हैं फैमिली कोर्ट्स या फिर आपके ये लोक अदालत में, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको बोला गया है कि आपने अपनी स्टेट में फैमिली कोर्ट्स जो है वो एस्टेब्लिश कर दें विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ। और जजेस वगैरह जो है वो यहाँ पे कौन होंगे, जो इनके केसेस का फैसला सुनाएंगे वो कौन होंगे, आपके आईएएस ऑफिसर्स, आपके आईपीएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स और इवन पीपीएस ऑफिसर्स भी जो होते हैं वो भी यहाँ पे फैसले वगैरह जो है वो सुनाते हैं। मेरे को इस चीज का इसलिए पता है क्योंकि क्या कहते हैं, मेरे फादर जो थे वो पीपीएस ऑफिसर थे पठानकोट में। तब वहां पे ये केसेस जो हैं ये जो केसेस जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं ये केसेस मेरे सुने हुए हैं वहां पे, ठीक है। तो उसके अलावा इसकी एक कंडीशन और है, ये वहां पे एस्टैब्लिश किए जाएंगे, मतलब जहां पे ये एस्टैब्लिश किए जाएंगे वहां पे एक कंडीशन जो है वो और फुलफिल होनी चाहिए कि उस जगह की पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख पॉपुलेशन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, 1 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन है वहां पे या 10 लाख पॉपुलेशन है वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक फैमिली कोर्ट जो है उसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें मसले कैसे आते हैं, जैसे मैट्रिमोनियल रिलीफ्स हो गए, ठीक है, इंक्लूडिंग नलिटी ऑफ मैरिज या फिर जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो गए, डिक्लेरेशन एज द वैलिडिटी ऑफ मैरिज और एज द मैट्रिमोनियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन। उसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउस और ईदर ऑफ देम, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी का मसला हो कि क्या कहते हैं घर का जो बुजुर्ग है वो जो अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको बांटनी भूल गया है, तो उसके उस वजह से जो घर के लोग जो है वो आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं, तो उनकी लड़ाइयां जो है किस तरीके से सुलझानी है वो सारे आपके इसमें आते हैं फैमिली कोर्ट्स, ठीक है। अब इसका फैसला, ठीक है, जो इन्होंने फैसला सुना दिया, पिछले वाले में क्या था कि वो फैसला फाइनल और बाइंडिंग था, ठीक है, आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे। फैमिली कोर्ट में एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि आप जो भी फैसला फैमिली कोर्ट में सुनाया गया है उसके लिए आपको 1 राइट ऑफ अपील जो है वो मिलेगा, 1 राइट ऑफ अपील, ठीक है, कि जो फैसला सुनाया अगर आपको वो पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप हाई कोर्ट में उस केस को लेके जा सकते हो, एक आपको राइट टू अपील मिलेगा, ठीक है। तो एक बार जो है आप उस केस को हाई कोर्ट में लेके जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट की भी यहां पे मर्जी है, हाई कोर्ट चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है, उनके केस को एक्सेप्ट करे या फिर मना कर सकता है कि नहीं, जो फैसला फैमिली कोर्ट ने सुना दिया है वो फैसला सही है, ठीक है, और अगर हाई कोर्ट की मर्जी हो तो वो उस केस को सुन भी सकता है, ठीक है। लेकिन आप और कहीं पे भी नहीं जा सकते, सिर्फ एक राइट टू अपील मिलेगा, आप हाई कोर्ट में एक बार जो है वो जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में जा सकते हो तो या फिर आप ऐसे करो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में ही जा सकते हो, एक राइट टू अपील जो है वो आपको मिलेगा। जो आपका पिछला था लोक अदालत था उसमें कोई भी राइट टू अपील जो है वो आपको नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये था आपका सारा फैमिली कोर्ट्स। अब लास्ट है आपका ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय, तो ग्राम न्यायालय ये जो है ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनको एस्टेब्लिश किया गया था आपका ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। तो 2008 का ये जो है ग्राम न्यायालय एक्ट जो है इसके तहत जो है आपके ग्राम न्यायालय जो थे इनको एस्टेब्लिश किया गया और ग्रास रूट लेवल पे कि वहां पे जो है, जो मैंने आपको बताया था कि गांव के लोगों के लिए जो ताकि उनको जो है ये मिल सके जस्टिस जो है उनको भी प्रोवाइड करवाया जा सके, उनके भी अपने मसले होते हैं तो उनको जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके, इस वजह से आपके ग्राम न्यायालय जो थे इनको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होता है, यहाँ पे आपके आईएएस ऑफिसर्स वगैरह उनको जो है यहाँ पे जजेस जो है वो यहाँ पे फैसले नहीं सुनाते, ठीक है। यहाँ पे जो फैसले सुनाते हैं वो आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, और उन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को क्या कहा जाता है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या कहा जाता है, न्याय अधिकारी, NYAYA ADHIKARI,
न्याय अधिकारी, ठीक है। तो उसको जो है जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं यहाँ पे, उनको न्याय अधिकारी जो है ये कहा जाता है। और इनको अपॉइंट किनके द्वारा किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है इनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये जो आपके न्याय अधिकारी जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये थे आपके ग्राम न्यायालय, ठीक है। तो ग्राम न्यायालय जो है अब इनको इस्टेब्लिश कहां पे किया जाएगा? पंचायत लेवल पे। पंचायत लेवल पे जो है ये जो आपके ग्राम न्यायालय जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और यहां पे मैटर्स जो है वो दो तरीके के मैटर आते हैं आपके, सिविल मैटर्स, दूसरे आपके क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। तो जो सिविल मैटर्स जो होते हैं या क्या कहते हैं, जो आपके क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं वो आपके यहाँ पे आते हैं ग्राम न्यायालय में। लेकिन साथ ही साथ अगर जो है आपके क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर जो यहाँ के लोगों को जो है या किसी भी पार्टी को इनका ये जो इनका दिया हुआ डिसीजन है, भले ही वो सिविल मैटर में हो या आपका क्रिमिनल मैटर में हो, तो अगर इनको इनका दिया हुआ डिसीजन जो है वो जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो इनको यहाँ पे वन राइट टू अपील जो है वो मिलता है। लेकिन वो वन राइट टू अपील कहाँ पे होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में। यहाँ पे आपको हाई कोर्ट में मिलता था, आपके फैमिली उसमें फैमिली कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते थे आप। जो ये है आपके ग्राम न्यायालय, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर जो आपका सेशन कोर्ट जो होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है, वहां पे आप क्या कर सकते हो? राइट टू अपील जो है वो आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर आपका सिविल मैटर है तो वो मैटर जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। और अगर आपका क्रिमिनल मैटर जो है वो आपका जाएगा सेशन कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आप अपील कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे ये कंडीशन और दे दी गई है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ये सेशन कोर्ट जो भी इसको फैसला सुनाना है, इसको 6 महीने के अंदर अंदर वो फैसला सुना के वो सारा केस जो है वो रफा दफा करना है, ठीक है। तो वो सारा केस जो है 6 महीने के अंदर अंदर इनको उसके ऊपर फैसला सुनाना है। अदरवाइज वो जो स्पीडी ट्रायल के लिए हम ये सारे कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब जो है वो नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इनको वर्डिक्ट जो होता है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपना वर्डिक्ट जो है वो देना होता है, ठीक है। तो ये सारा था आपका एडीआर मैकेनिज्म, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक जो भी आपका बनता था एडीआर से रिलेटेड वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। जो यूट्यूब की क्लास जो थी वो एक क्लास जो थी वो यहीं तक थी, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एडीआर करवाना था। जो नेक्स्ट क्लास होगी यूट्यूब वाली, उसमें जो है वो आपको ट्रिब्यूनल जो है वो करवाए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो बाकी बच्चे जो हैं वो इनके नोट्स जो हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के वो बना लो, देन उसके बाद हम जो है अपने ट्रिब्यूनल जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो लिखो, हेडिंग डालो सबसे पहले ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन।